नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीटेट एसएसटी के अंतर्गत क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ चैप्टर का नाम डालना भूल गया हूँ, लेकिन दिल्ली के शासक शायद चैप्टर का नाम था। क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें दिया क्या गया था। पहला पॉइंट है, 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तो 12वीं सदी के मध्य में क्या किया? तोमरों को अजमेर के चाहमानों ने या फिर चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो दिल्ली महत्वपूर्ण कब माना जाने लगा? तो जब तोमर और चौहान का राज्यकाल आया था, तभी से ही दिल्ली महत्वपूर्ण केंद्र बना था, नहीं तो उससे पहले इसका कोई इतना ज़्यादा वजूद नहीं था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। इस शहर में क्या था? बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक विशेष प्रकार के सिक्के भी डाले जाते थे, जिनका नाम देहलीवाल था। ध्यान रखिएगा, देहलीवाल था। अब दिल्ली के शासक की कुछ दिया गया है इसमें, कौन कितने लोगों ने कैसे कैसे कुछ प्रमुख जो दिए थे शासक थे, उन्होंने कैसे शासन किया। तो तोमर वंश था। तोमर वंश में पहले राजपूत वंश में तोमर और चौहान वंश था। तो तोमर वंश में 12वीं शताब्दी के आरंभ से 1165 तक, जिसमें से अनंगपाल इंपॉर्टेंट था 1130 से 1145। चौहान में पृथ्वीराज चौहान इंपॉर्टेंट था 1172 से 1175 से 1192, जिसमें से 1192 में तराइन का द्वितीय जब युद्ध हुआ था, तो उसमें मोहम्मद गोरी से हार गया था पृथ्वीराज चौहान। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 शासन किया। फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 40 तक 4 साल शासन की। इल्तुतमिश की बेटी थी। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 तक शासन किया। लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ध्यान रखिएगा, लौह और रक्त नीति बलबन ने ही अपनाई थी। उसके बाद खलजी वंश आया। खलजी वंश में जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी को क्या माना जाता है? आर्थिक नीति लाने का काम इसी ने किया था। बाजार नीति, आर्थिक नीति इसी ने लाई थी। स्थायी सेना सबसे पहले कौन रखता था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखना शुरू किया। फिर गयासुद्दीन तुगलक वंश में आया 1320 से 24 तक। मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल बादशाह माना जाता था, जिसने अपनी राजधानी क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद, दक्कन क्षेत्र में दौलताबाद में ले गया था ना, 1324 से 1351 में। इसने टोकन वाले सिक्के भी जारी किए थे। तो इसके 4 बहुत मूर्खतापूर्ण काम भी कहे जाते हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, जो 1351 से 88 तक शासन किया। फिर सैयद वंश आया। इसमें एक इंपॉर्टेंट शासक खिज्र खां था, जो 1414 से 21 तक शासन किया। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, 1451 से 1489। फिरोज शाह मकबरा, तुगलक का मकबरा दिया गया है। तो इतने शासक आए थे। उसके बाद फिर मुगल वंश आया था। तारीख या तवारीख क्या है? तारीख एक वचन शब्द है, उसी का बहुवचन शब्द है तवारीख। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ये क्या थे? फारसी में लिखे गए ग्रंथ थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो तवारीख है, तारीख के जो लेखक होते थे, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासक को प्रशासन से संबंधित सलाह भी देते थे। ये शासकों को सलाह भी देते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना था, क्या कथन के रूप में बना था कि तवारीख के लेखक क्या दिल्ली से बाहर भी रहते थे, गांव में भी रहते थे? तो ये कथन गलत था, क्योंकि तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे, गाँव में शायद ही वो कभी रहे हों। ये अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो ये जो सुल्तानों के लिए लिखते थे, जो ग्रंथ लिखते थे, उसमें उनके बारे में अच्छी चीज़ें लिखते थे, क्योंकि उनसे अच्छी चीज़ें लिखेंगे तो सुल्तान खुश होता था और इन्हें इनाम और इकराम, मतलब अच्छी बहुत सारी इनकी ज़रूरतमंद चीज़ों को वे देते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। मतलब जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में बात करते थे कि आप राजा के बेटे हैं तो आपको ही राजा बनना चाहिए। और आदर्श समाज व्यवस्था मतलब क्या था
कि लड़कियों का जो मतलब कि निम्न समझना, लड़कियों का जो मतलब उस समय चला आ रहा था समाज व्यवस्था कि लड़कियों को पर्दा प्रथा करना चाहिए, लड़कियां शासक नहीं बन सकती, शासिका नहीं बन सकती, लड़कियों को पर्दा प्रथा के अंदर ही रहना चाहिए और लड़कों के अधीन रहना चाहिए। तो वो उस आधारित व्यवस्था जो था उसमें ही सलाह देते थे वैसे रखने की। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे और इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो 1236 से कब तक शासन था इनका? 1240 तक था, ध्यान रखिएगा। पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली मुस्लिम औरत जिसने शासन किया हिंदू में। और इनसे भी पहले थी रानी दिद्दा जो कश्मीर की शासिका थी, लेकिन मुस्लिम शासिका ये सबसे पहली थी। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हास ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। तो ये उस समय का समाज बता रहा है कैसा था, आदर्श समाज व्यवस्था क्या थी तवारीख के लेखों की, वो बताया जा रहा है कि मिन्हास ए सिराज जो उस समय का इतिहासकार था, नामी व्यक्ति था, उसने ये भी कहा कि वो अपने भाइयों में सबसे योग्य थी। जो उसके भाई फिरोज आदि थे उनसे योग्य थी, सक्षम भी थी, लेकिन वह यह नहीं मानना चाहता था कि एक रानी शासक हो सकती थी। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। दरबारी जन भी उससे प्रसन्न नहीं होते थे और अंत में 1240 में उसको शासन से हटा ही दिया गया था। आगे देखते हैं। मिन्हास ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अब ये जो कथन आ रहा है, ये कथन सीटेट में कई बार पूछा है। प्रश्न क्या बनता है कि यह कथन किसका है कि खुदा का रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसका आखिर हासिल क्या हुआ। खूबियाँ यहाँ कर लीजिएगा, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि चूँकि वह पुरुष नहीं है इसलिए इतनी शानदार खूबियाँ होने के बावजूद भी उसको कुछ हासिल नहीं होगा और उसको अंत में हार ही झेलनी पड़ेगी। यह कथन किसका है? मिन्हास उस सिराज का है। यह कथन किसका है? मिन्हास ए सिराज का है कि खुदा का रचना के खाते में चूँकि उसका जो ब्यौरा है मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए खूबियाँ अच्छी होने के बावजूद भी उसे आखिर हासिल क्या होगा या क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। तो इसमें अब क्या बताया जा रहा है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश का जो वारंगल क्षेत्र था उसमें किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी जो कि 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो मतलब उस वंश की जो रानी थी उसने भी शासन किया था, लेकिन वो अपने आप को एक पुरुष के रूप में दिखाती थी। वो स्त्री उनके बारे में किसी को ये नहीं पता था कि वो स्त्री है, वो स्वयं को रुद्र के रूप में, पुरुष के रूप में दिखाती थी। तो वो वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला के बारे में बताया जा रहा है जिसको मैंने बताया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा जो कि 980 से 1003 थी, उनका शासनकाल था। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला था, दिद्दा। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी का यह स्नेह भरा संबोधन दिया हो गया। मतलब इन तीनों में सबसे अच्छा शासनकाल मतलब किसका हो सकता है कि सबसे प्रजा जिसको प्रिय करती हो, क्योंकि इनका नाम रानी दिद्दा है जो कि दीदी से निकला है, बड़ी बहन से निकला है। तो इसलिए हमको लगता है कि इनका प्रजा प्रिय व्यवहार इनका था और प्रजा भी इनको पसंद करती थी। प्रश्न बनेगा कि अब हम भारतीय उपमहाद्वीप की पहली मुस्लिम शासिका तो कौन हो जाएंगी? रजिया सुल्तान हो जाएंगी। प्रश्न बनेगा कि दक्षिण भारत की पहली मुस्लिम शासिका रुद्रमा देवी हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शासिका तो रानी दिद्दा हो जाएंगी। ये मुस्लिम नहीं थी, हिंदू थी। रानी दिद्दा आंसर बन जाएगा। 3 प्रश्न इसमें से आ सकता है। आगे देखते हैं भीतरी प्रदेश क्या था। भीतरी प्रदेश देखते हैं, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। मतलब वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करने वाले जो प्रदेश थे भीतरी प्रदेश थे। मतलब आसपास के इलाकों में चीज़ों को पहुंचाना, सैनिकों को पहुंचाना और सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं को पहचानना, जो जिस काम करते थे वो भीतरी प्रदेश कहलाते थे। गैरिसन शहर क्या था? किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे। मतलब भीतरी प्रदेश का काम क्या था कि गैरिसन शहर में चीज़ों को पहुँचाना। गैरिसन शहर जहाँ सैनिक रहते थे, किलाबंद जहाँ रहता था, और भीतरी प्रदेश जहाँ चीज़ें उपलब्ध रहती थी सारी चीज़ और वे सेवाओं की पूर्ति करते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दक्षिण भारत को जीतने का अभियान अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तु अपने कब्जे में की, जैसे कि कोहिनूर हीरा था जो उसको भी नादिर शाह ने लूटा था ना।
उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। इमाम क्या होता था? इमाम को नेता कहा जाता है। इमाम होता था नमाज पढ़ने वालों में से जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता था, वही इमाम कहलाता था। नमाज जो पढ़ते थे उसमें से जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो नमाज पढ़वाता था वो इमाम कहलाता था। खुतबा क्या है? शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम द्वारा दी गई जो धर्म उपदेश होता था उसे खुतबा कहा जाता था। इमाम क्या है? जो नमाज पढ़ने वाली जो नमाज पढ़ा जाता था उसमें जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता था वो इमाम कहलाता था, जिसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी। और खुतबा व इमाम जो था उस जो धर्म उपदेश देता था शुक्रवार की नमाज, विशेष करके जिसे शुक्रवार की नमाज कहा जाता है, उस दिन खुतबा उसको कहा जाता था। किबला क्या है? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। किबला क्या है? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सूरत को क्या कहा जाता है? मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मक्का का द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पश्चिम दिशा में पड़ता है ना, तो सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार। और किबला क्या है? मक्का की ओर की जो दिशा है उसे किबला कहा जाता है। भारत में मक्का पश्चिम दिशा में है, इसलिए किबला किस ओर है? पश्चिम की ओर है। आगे देखते हैं, बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। तो इसमें क्या बताया गया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली में क्या बनाई थी? जहाँपनाह बनाई थी, जिसको कहा जाता है विश्व की शरण स्थली। और उसमें मुख्य मस्जिद इनकी कौन सी थी? बेगमपुरी मस्जिद थी। आगे देखते हैं, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। मोठ की जो मस्जिद थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। आगे देखते हैं, गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर भी काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी इस पर विश्वास ज़्यादा करते थे। ध्यान रखिए, कभी कभी अपने पुत्रों से भी ज़्यादा विश्वास इन पर करते थे, क्योंकि ये पूरी तरह अपने मालिक पर ही निर्भर रहते थे। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहते थे, मतलब जो इनका इलाका था, ये अपने इलाके जो बांटे थे, जो बांट दिए थे, तो वो क्या कहलाता था? वो इक्ता कहलाता था। ये क्या कहलाता है? ये इक्ता कहलाता था। उसके बाद इन्हें संभालने वाले अधिकारी होते थे वो क्या कहलाते थे? इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। जैसे मान लीजिए ये आपका राज्य है, आपने इतने भागों में बांट दिया, तो ये क्या है? इक्ता है। इसको जो संभालने का जो मुख्य मंत्री होता था उसको क्या, या तो मुक्ति कहलाता था या तो इक्तेदार कहलाता था। इक्ता प्रथा खलजी और तुगलक शासकों ने की थी। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खलजी के समय 3 तरह के कर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खराज कर किस पे था? कृषि पे था, और लगभग 50% तक था। कृषि की उपज पर 50% लिया जाता था। मवेशियों पर कर लगता था, घरों पर लगता था। लेकिन खराज कर पूछा जाता है तो कृषि पर लगता था, और किसान की उपज का लगभग आधा ले लिया जाता था। फारसी तवारीखों के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तान की आलोचना भी की है। ध्यान रखिएगा, फारसी तवारीख जो है, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति भी होते थे, तो इसलिए अगर इनके मन मुताबिक काम ना हो तो ये आलोचना भी कर देते थे। हाँ, ये अच्छी चीज़ें लिखते थे क्योंकि इन्हें गिफ्ट आदि पाना होता था, लेकिन ये आलोचना भी कर देते थे अगर इनके हिसाब से काम ना हो। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुम्मार नामक कलाल अर्थात शराब बनाने वाले और बेचने वाले को, फिरोज हज्जाम नामक नाई को, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को प्रशासनिक पद पर बैठाया था। और जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी आलोचना की थी। ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी आलोचना की थी और क्या कहा था कि सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में इसे बताया था। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने छोटी जो समझे जाने वाले जो छोटे पद थे, छोटे पद के लोग थे, अजीज़ खुम्मार जैसे कि कलाल मतलब शराब बनाने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा और पीरा नामक मालियों को प्रशासनिक पद दिया था। जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी आलोचना की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लीजिए, ये सब चीज़ें दिए गई हैं, दोनों का 1 on 1 डिफरेंस बताया गया। देख लेते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए 1299 से 1300 और 1302 और से 3 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना बनाई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या है? स्थायी सेना बनाना। एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी का भी पूरा देख लेते हैं। सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। ध्यान रखिएगा, सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। तीसरा पॉइंट क्या है? सैनिकों को पेट भरने की समस्या के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खराज कर लेता था 50%। खराज कर लिया 50%। सैनिक स्थायी सैनिक थे, उनका पेट भरने के लिए खराज कर 50% लिया। सीरी नामक नया गैरिसन शहर बनाया। नकद वेतन देने का काम इसने शुरू किया। नकद वेतन देने का काम शुरू किया, तो इसमें यही दिया गया है, नकद वेतन देने का काम शुरू किया। और इसके प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की प्रशंसा की है। ध्यान रखिएगा, इसने बाजार नीति भी लाई थी और उसका कठोरता से
पालन भी करवाया था, और जो बाज़ारों में जो गलत काम करते थे उनके लिए बहुत ही कड़ी कड़ी सज़ा थी। मतलब जो बाज़ारों में महंगी चीज़ें बेचते थे उनके लिए कड़ी सज़ा भी दी जाती थी। अब तुगलक के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण की योजना बनाई। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली गलती इसकी क्या थी? ट्रांसआक्सियाना जैसी जो बहुत ही दुर्लभ जलवायु का प्रदेश था वहाँ आक्रमण की योजना बनाई, स्थायी सेना तैयार की, लेकिन वहाँ इनकी योजना असफल रही। उसके बाद इसने भी नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर क्या किया? दिल्ली के 4 शहरों में से एक पुराने शहर दहली कोहना को निवासियों को खाली करवा के सैनिक छावनी वहाँ बनवा दी, और वहाँ के शहरी निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद में दक्षिण भारत में राजधानी बसाई और वहाँ भेज दिया। तो इसमें यह बताया गया है कि दहली कोहना को खाली करवा के वहाँ के लोगों को नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसने क्या किया? इसने भी पेट भरने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी कर लगाया था, लेकिन इसने भी कर लगाया, लेकिन जब इसने कर लगाया तो क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया इसलिए जो किसान थे उसने वो कर देने से अक्षम हो गए, कर देने में अक्षम हो गए, क्योंकि अकाल पड़ गया, तो इसलिए इसकी ये योजना भी फेल हो गई। उसके बाद इसने नगद वेतन देना ये भी प्रारंभ किया, लेकिन सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा ये चलाई तो ये क्या हुआ कि नकली सिक्के बहुत ज़्यादा बनने लगे, और जो सोने के सिक्के थे सभी लोगों ने उसको जमा करने लगा, इसलिए जाली सिक्के बहुत आसानी से इससे बनने लगे थे। और इसके प्रशासनिक कदम बहुत असफल रहे थे। कश्मीर पर आक्रमण पूरी तरह विफल हुआ था, और विभिन्न चीज़ें इसमें, और जब ये दौलताबाद ले गया तो वो भी इसकी राजधानी भी, जो राजधानी हटाने का कदम था वो भी असफल रहा, और बाद में वापस लाना पड़ा। कर में वृद्धि की तो अकाल पड़ गया, वो भी इसका असफल रहा। आगे देखते हैं शेरशाह सूर के बारे में। शेरशाह सूर 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त भी किया। ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त भी किया था, 1540 में हरा दिया था। फिर 15 साल तक हुमायूं इधर उधर घूमता रहा। 1555 में फिर से वो आया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, सूरवंश बनाया, और केवल 15 वर्ष तक इसका शासन किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।